ज़्यादा सवालात नहीं किए हैं। तो एक तो ये कि एक चीज़ आपको और मुझे बतानी थी, और वो ये है गो के हमारी ये जो किताब है ग्रिफिथ की, इसमें इन लोगों ने इस तरह के यूनिट्स इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन पार्टिकल फिज़िक्स में अक्सर आप देखेंगे कि हम हमारा वास्ता जिन यूनिट्स के साथ पड़ता है वो ऐसा यूनिट्स नहीं है, बल्कि उनका एक ख़ास नाम है, and that name is basically called as the natural units. इसमें असल में हम करते क्या हैं, सिर्फ अपनी आसानी के लिए जैसे ये एच कट है, और मैं मालूम है कि एच कट का मतलब h/2 है, और उसकी ये 1.055 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड उसकी वैल्यू है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, जो कि 2.998 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। और आप अगर गौर करें तो कि जैसे मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आपको बताया था कि एच कट दरअसल बेसिकली एक तरह के एक्शन है जूल सेकंड। ठीक है। तो जूल्स की अगर आप डायमेंशंस देखें तो वो ml² हैं, और आप अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो ml² बन जाते हैं, राइट। दूसरी बात ये कि 1 GeV हम जानते हैं कि गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। जो नेचुरल यूनिट्स हैं उसमें हम करते ये हैं कि हम इस तरह के यूनिट्स जो है अज्यूम करते हैं कि जिसमें एच कट है और सी है, ये बेसिकली 1 के बराबर हो जाते हैं। सिर्फ ये नहीं, अभी चूंकि ये किताब सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ही ये फोकस कर रही है, तो इसने सिर्फ एच कट और सी को इक्वल्स टू 1 किया है। लेकिन इसके अलावा ये जो होता है, आई मीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, आप लोगों को शायद याद हो कि एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की इन बॉक्स, अगर आपने थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ी हो तो वो हाफ हाफ के टी होती है, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो हम और ये जो के है ये बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये जो नेचुरल यूनिट्स होते हैं, हम इसमें के को भी 1 ले लेते हैं, तो बेसिकली जो टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं वही एनर्जी के यूनिट्स भी बन जाते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ आई मीन आप उसको जो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कह लें, हम जूल्स, क्योंकि आपको पता है कि जूल्स जो है वो आम जिंदगी के लिए तो एक अच्छा यूनिट है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर जूल बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर बेहतर ये होता है कि हम एनर्जीज़ को जो है वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के जो यूनिट है उसमें हम इस्तेमाल करें। तो ये जो नेचुरल यूनिट्स हैं इसमें हम एच कट इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि जो आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन है, ई इक्वल्स टू mc², राइट। तो वो एग्जैक्टली जो मतलब ई एम के बराबर हो जाता है, यानी कि जो यूनिट्स एनर्जी के हैं वही मैस के हैं, और जो मैस के हैं वो एनर्जी के हैं। लेकिन आप इसके अंदर ग्रिफिथ के अंदर फिर भी देखेंगे कि जो जो मैस के यूनिट हैं वो आप देखेंगे कि वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल यूनिट फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टिकल फिज़िक्स में आप अक्सर देखेंगे कि वहाँ मैसेस को, जैसे कि हिग्स बोसॉन का मैथ मशहूर है, 125 GeV, वो GeV इसलिए से कह देते हैं कि हमने C को 1 लिया हुआ है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें, तो इससे ये नेचुरल यूनिट्स का बस फ़ायदा ये हो जाता है कि जो हमारे पास मोमेंटम है, एनर्जी हैं, ये सब के सब काफ़ी सिंपल जो यूनिट्स के अंदर ये सिंपल रिलेशन में हम उनको लिख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इवन आप ये जो होता है टाइम जैसी चीज़ें, वो भी आप बहुत सिंपल अंदाज में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो अल्फ़ा है, जिसे हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, जो 1/4 पाई स्क्वायर ओवर एच कट MC, ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप उसको नेचुरल यूनिट्स के अंदर इस तरह भी करके लेके आ सकते हैं। ये सिंपल 1/137 है, यानी कि ये डायमेंशन फ्री चीज़ हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है। और ये जहाँ तक 4 पाई वगैरह ताल्लुक़ है, तो ये आप लोगों ने अगर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफ़ी गौर से पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो SI और वो हैवी साइड जो यूनिट्स हैं उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा 4 पाई का फैक्टर आया करता है। अदरवाइज़ जो 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 फिज़िकल डायमेंशन हैं वो बेसिकली यहाँ से आते हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि ये चीज़ थोड़ी सी आपके जहन में होनी चाहिए कि जैसे 1 किलोग्राम जो है वो अगर आप उसको GeV में लिखें तो 5.61 10 टू द पावर 26 GeV है, और नेचुरल यूनिट्स में वो सिंपल GeV हो जाएगा, और एक्चुअल डायमेंशन जो होंगे वो GeV/c² हो जाएंगे। इसी तरह 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर बराबर है 10 टू द पावर 5.07 10 टू द पावर 15 इनवर्स GeV, राइट। और एक्चुअल डायमेंशन जो है वो h कट टाइम c/GeV के हैं। इसी तरह सेकंड जो है, राइट, वो भी GeV के अंदर जो है लिखा जा सकता है वो, और 1 सेकंड बराबर है 1.5 टू 10 टू द पावर 24 GeV इनवर्स, राइट। और और अगर आप उसको एक्चुअल डायमेंशन में देखें तो h/GeV है, ठीक है। ये आप बहुत आसानी के साथ देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये जो आपके पास रिलेशन है, कहाँ गया, दिस वन, आप यहाँ से ये चीज़ें आप यहाँ पे जूल्स को कन्वर्ट कर लें और फिर वहाँ से 1 सेकंड को आप जो निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत हैंडी हो जाती हैं। और आपको शायद याद हो, मैंने अक्सर कभी आपको मिसाल देने की भी कोशिश की है कि जैसे कि कॉम्पटन वेवलेंथ है जो आपको बहुत ही क्लियर रिलेशन देती है एनर्जी और जो लेंथ है उसके दरमियान, कि नॉर्मली हम उसको इस तरह लिखते हैं कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू H/m0c, ठीक है, वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। अगर कॉम्पटन इफेक्ट जब आप देख रहे होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वरना बेसिकली m0 को मतलब वहाँ पर प्रोटॉन भी हो सकता है या कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली डेल्टा लैम्डा क्या है, लेंथ है और तो कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस जिसे आप कह लें। और अगर आप नेचुरल यूनिट्स ले लें तो H और C आपने 1 ले लिए, ठीक है, तो आपके पास क्या रिलेशन बचा, लेंथ और मास का इन्वर्स रिलेशन है। यही वजह है कि आप देखें कि यहाँ अगर किलोग्राम GeV में है तो मास जो है वो इन्वर्स GeV में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें, जब अब आप में से किसी ने क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने की कोशिश की तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको ये जहन में रहे कि लेंथ और मैथ्स जो है वो इन्वर्स रिलेशन जो है वो आई मीन रखते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आई मीन क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारी। मिसाल के तौर पे अगर ये बात आई गई है तो मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूँ कि जब हम स्केलर फील्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे फिक्स फील्ड जैसी चीज़ें कि जिनके ऊपर कोई स्पिन नहीं है, राइट, स्पिन ज़ीरो पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी अगर आप जब लैग्रैंजियन डेंसिटी लिखना चाहते हैं तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, पार्शियल म्यू पाई म्यू, ठीक है। और ये बेसिकली वही इसी तरह के लैग्रैंजियन है जो आपने पहले देखे थे, बस ये है कि ये 4 डायमेंशन में लिखे हुए हैं। अभी आप इतने फेमिलियर नहीं हैं तो इससे आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा, बट फिर भी आप थोड़ा सा कभी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और टाइम्स फाई स्क्वायर लिखूँ, ये फाई इज़ अ स्केलर फील्ड। अब ये ख्याल रखिएगा कि हम लैग्रैंजियन डेंसिटी के भी जो डायमेंशंस हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सिंपल एक्शन है वो बराबर होता है लैग्रैंजियन टाइम्स dt के, ठीक है। और लैग्रैंजियन क्या है, एनर्जी है। तो ये हमें पता है कि जूल और सेकंड, ये एग्जैक्टली एक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम फील्ड थ्योरी में जाते हैं और जहाँ हमारा वास्ता बेसिकली रिलेटिविस्टिक फील्ड थ्योरी के साथ पड़ता है, जहाँ हमें स्पेस और टाइम दोनों कंबाइन करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर ये एक्शन जो होता है वो लैग्रैंजियन डेंसिटी बन जाता है और हमें d4x लिखना पड़ता है, ठीक है। 4 इसलिए कि अब 4 डायमेंशन है, ये सिर्फ t काफ़ी नहीं है बल्कि ये 4 हो गया है, ठीक है। तो अब जबकि आप यहाँ पे एक समझें कि आप एक तरह से इसको आप इसको इस यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन को इस तरह समझ सकते हैं कि मैं अगर इसको d³
से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये लैग्रेंजियन डेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अच्छा, रिलेटिविस्टिक फील्ड थ्योरी में ये जो एक्शन जो है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम है कि एनर्जी है ये लेंथ, ये जो लैग्रेंजियन डेंसिटी है ये बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी है, राइट। तो और ये बेसिकली क्या है, लेंथ है, राइट। या आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि हमें इसके बारे में तो बिल्कुल श्योर हैं कि ये जो है वो D4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 डायमेंशन में एक समझें कि एक आप समझ लें कि एलिमेंट लिखा हुआ है, या 4 डायमेंशन में वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो उसका मतलब है कि जो डायमेंशन इसके होंगे उसके इस लैग्रेंजियन डेंसिटी के डायमेंशन बिल्कुल इन्वर्स होने चाहिए, ताकि ये दोनों डायमेंशन कैंसिल हो जाएं। तो ये अगर लेंथ के डायमेंशन है तो ये इन्वर्स एनर्जी के इसके जो है वो डायमेंशन होंगे, ठीक है। या ये समझ लीजिए कि इसके जो जो डायमेंशन होंगे वो बेसिकली मास डायमेंशन कह लेंगे, एनर्जी के जो डायमेंशन है वो उसके 4 के होंगे, ताकि अगर ये एनर्जी के हैं और ये लेंथ के हैं तो ये इन्वर्स रिलेशन रखते हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल डायमेंशन जो होते हैं इसके एक्शन के वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो लैग्रेंजियन डेंसिटी है इसके जो एनर्जी के जो डायमेंशन कह लें वो 4 के हैं, या ये कह लें जो मास डायमेंशन हैं लैग्रेंजियन के वो बेसिकली 4 हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें ये बात पता है कि लैग्रेंजियन डेंसिटी के डायमेंशन 4 के हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि इस पूरी टर्म के डायमेंशन 4 के होने चाहिए, मास डायमेंशन 4 के होने चाहिए। इसी तरह ये जो पूरी टर्म है इसके भी मास डायमेंशन 4 के होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा इसको देखें कि ये जो पार्शियल म्यू लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने इसको फैंसी तरीके से एक्स म्यू को इस तरह करके लिखा हुआ है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स म्यू, जिस तरह डी ओवर डी एक्स लिखते थे ना आप, इसी तरह ये 4 डायमेंशन में चीज़ लिखी हुई है। तो ये नीचे एक्स है ना, इसका मतलब है कि 1 ओवर लेंथ है, ठीक है। 1 ओवर लेंथ का मतलब क्या है कि इसके अगर ये 1 ओवर लेंथ है तो इसके मास डायमेंशन हुए 1 के, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि इसके मास डायमेंशन हुए 1 के, इसके भी मास डायमेंशन होंगे 1 के, तो इसका मतलब है फाई के डायमेंशन भी 1 के डायमेंशन होने चाहिए मैथ्स के। इसका मतलब है जो स्केलर फील्ड्स हैं उनके मैथ्स डायमेंशन 1 के होने चाहिए। तो एक डायमेंशन मैथ्स का 1 का यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, तो ये 4 हो गए, ठीक है। हमें फाई के हमने डायमेंशन मैथ्स के तय कर ही लिए हैं कि फाई के जो मैथ्स डायमेंशन है वो बेसिकली 1 है, तो यहाँ से 2 के आ गए। इसका मतलब है ये जो अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है इसके भी मैथ्स डायमेंशन 1 होने चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि हम इस अल्फ़ा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज द मैथ ऑफ द स्केलर फील्ड, राइट। तो मैंने अपने आप से यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर लिखा था, अक्सर आप किताबों में आपको म्यू या एम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा था आपको कि ये अल्फ़ा बीटा एम म्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये होती है कि आपको ये देखना पड़ता है कि उसके डायमेंशंस क्या हैं। तो डायमेंशंस लैग्रेंजियन के एक्शन से सेट होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्शन जो है वो जूल्स टाइम्स सेकंड है, लेकिन फील्ड थ्योरी में, रिलेटिविस्टिक फील्ड थ्योरी में जो लैग्रेंजियन डेंसिटी है उसके मास डायमेंशन 4 के हैं, ये एनर्जी डायमेंशन 4 के हैं, राइट। तो और वो इस वजह से हैं कि ये लैग्रेंजियन डेंसिटी और ये जो 4 डायमेंशन वॉल्यूम है जो कि बेसिकली 4 डायमेंशन में लेंथ है, ये इनवर्स रिलेशन रखते हैं ताकि एक्शन जो है वो डायमेंशन लेस हो जाए। यहाँ से हमें लैग्रेंजियन डेंसिटी के डायमेंशन, मास डायमेंशन पता चला कि 4 के हैं। लैग्रेंजियन डेंसिटी हैज़ डायमेंशन ऑफ मास 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम इस लैग्रेंजियन में जितनी टर्म्स लिखी हुई हैं उनके डायमेंशन मास डायमेंशन 4 के होने चाहिए। तो जैसे ये पार्शल म्यू लिखा हुआ है, जो अभी आप अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में आप रिलेटिविटी से आपका वास्ता पड़ेगा, ये पार्शल बाय पार्शल एक्स म्यू है। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं लिखा हुआ 1 ओवर लेंथ लिखी हुई है ये, ठीक है। 1 ओवर लेंथ का मतलब है कि मास डायमेंशन 1 है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि मास डायमेंशन इज इक्वल्स टू 1 ओवर लेंथ डायमेंशन, ठीक है। तो अगर ये 1 ओवर लेंथ है इसका मतलब इसके मास डायमेंशन 1 है, तो इसके भी डायमेंशन 1 है, इसके 1 है, हमें 4 करना है, इसका मतलब है 5 के भी डायमेंशन 1 होने चाहिए। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें सेट कर लेते हैं।
तो ये नेचुरल यूनिट्स वगैरह में लेके जाने के बाद दफ़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें डायमेंशन सेट करने में बहुत आसानी हो जाती है, राइट। और इससे बहुत सारी जगहों पे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, कैलकुलेशन आसान होती है। एनीवे, और ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें काफ़ी यूज़फुल आपको कन्वर्जन फैक्टर्स मिल जाएंगे कि 1 TeV का मतलब 10⁻³ GeV है, या 10⁻6 MeV, या 10⁻9 KeV, या सिंपल 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 फर्मी फासला है बेसिकली 10⁻13 सेंटीमीटर है, या आप मीटर में कन्वर्ट करें तो -15 मीटर हो जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो 1 फर्मी इतनी इन्वर्स जी के बराबर है। 1 फर्मी स्क्वायर है, ये क्यों लिख रहा है कि बेसिकली इसकी वजह से आई मीन क्रॉस सेक्शन वगैरह होता है ना, और जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बेसिकली स्क्वायर होता है। तो ये 10 मिली बार्न, 10⁻4 माइक्रो बार्न, और उसको आप अगर माइक्रो को कन्वर्ट कर दें तो 10⁻7 नैनो बार्न, या 10⁻10 पीको बार्न। पीको वगैरह ये है वो 10⁻12 में चला जाता है। फिर GeV 1 GeV इन्वर्स स्क्वायर, वो इतने इसके बराबर होता है। यानी कि आप क्रॉस सेक्शन को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। क्रॉस सेक्शन वगैरह उसने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, अगर आप देखें तो ये उसने थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बताई हुई कि ये बार्न जो है मिली बार्न 10⁻³ D के बराबर है, और 10⁻27 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, यानी क्रॉस सेक्शन हमारा ये एक आप उसको एक सर्कल समझ लें, ठीक है। तो इतना क्रॉस सेक्शन जो है वो इतने 10⁻³ बार्न या मिली बार्न के बराबर होता है। तो वो आप कन्वर्जन करके सेंटीमीटर का आपको पता है कि GeV में किसके बराबर है, तो आप इस मिली बार्न को इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। क्योंकि अक्सर पार्टिकल फिजिक्स में जो हम क्रॉस सेक्शन वगैरह डिफाइन करते हैं वो मिली बार्न्स में या पिको बार्न्स के अंदर हम जो डिफाइन करते हैं। तो एक तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। और दूसरी चीज़ बस ये रह गई थी कि मुझसे एक दफ़ा सवाल किया गया था, मैं वहाँ पे चला जाऊँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये आखिरी टॉपिक था चैप्टर 2 का। चूँकि वो सवाल एक तरह से उससे रेलेवेंट बनता है तो मैं आपको जवाब दे दूँ। वो ये था कि शायद कि क्या ये इलेक्ट्रॉन या क्वार्क्स वगैरह डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। कुछ इसी तरह का सवाल था ना, नाइला आपने शेयर किया था मुझसे एक दफ़ा, और मैंने कहा था कि मैं इसका कभी जवाब दूंगा। तो वो भी चूँकि क्या आप सवाल यस सर। आप सवाल ज़रा सा दोबारा दोहराएंगी ताकि मैं ज़्यादा क्लियरली जवाब दे। यस सर। सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। सर आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। सर मैंने ये कहा था कि जैसे जैसे कि इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, जैसे क्वार्क्स वगैरह, हर किसी की अलग डायमेंशन है। डायमेंशन से क्या मुराद है तो आपकी? ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे, आपकी डायमेंशन से क्या मुराद है यहाँ पे? उनकी फील्ड्स अलग अलग हैं। क्या है? हर किसी की अलग अलग फील्ड्स अलग अलग हैं ओके हर ओके, किसी की। सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है। तो ये सारी फील्ड जो है अलग अलग डायमेंशन है। तो ये इसकी वजह से क्या ये जो है उसको स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ जा रही है सारी चीजें मिलके। हम्म, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसके लिए। मैं ये चूँकि जो इनका सवाल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये पहली नहीं है जिन्होंने मतलब पहले इंसान नहीं है जिन्होंने इस तरह का सवाल किया है। इस तरह का सवाल लोगों ने बहुत पहले किया था। क्योंकि जैसे आपको ये बात मालूम है कि ये जो मैंने शेयर किया है, ये स्क्रीन आपके सामने आ रहा है ये ग्रिफिथ का, या ये स्टिल जी सर। आ गया? ओके। देखिए, हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास जो मैटर है, हमारी जो विजिबल यूनिवर्स है, अभी हम डार्क मैटर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ उस मैटर की बात कर रहे हैं कि जिससे जो कि हमें आमतौर पे मिल जाता है। वो हमें मालूम है कि वो या तो लेप्टॉन्स हैं, ठीक है, या फिर क्वार्क्स हैं। इसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं।
मैटर जो है वो बेसिकली हमारा लेप्टॉन्स प्लस क्वार्क्स हैं। हमारी आम जो ज़िंदगी है उसमें जो हमें क्वार्क्स चाहिए वो सिर्फ अप और डाउन चाहिए, जिससे ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बने। लेप्टॉन्स में हमारा वास्ता ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन से पड़ता है। न्यूट्रिनो कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा वास्ता इन बस जो है इन तीन मैटर पार्टिकल्स के साथ पड़ता है। लाइट है, फोटॉन्स हैं, तो वो बेसिकली फोर्स की तरफ चले जाते हैं। मैटर में हमारा वास्ता सिर्फ अप डाउन, इससे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बने हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम, मतलब जब ये प्रोटॉन वगैरह सब बन जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मिलके एटम बनाते हैं और फिर उससे सारी चीज़ें बनती हैं। ये जो आइडिया है यूनिफिकेशन का, वो बुनियादी तौर पे तो देखिए ये था कि जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हम इसको जल्दी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही कहते हैं। वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ है और मैग्नेटिज्म एक 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 अलग चीज़ है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कह देना जो है ये महज इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे भी बहुत डीप डाउन रीजंस हैं। देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि आपको शायद, अगर आपने, मेरे ख्याल से कभी ये बात शायद डिस्कस ना हुई हो, वरना मैग्नेटिज्म जो है वो बुनियादी तौर पे जो अभी हमें फ़िलहाल दिखाई देता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट है। आप चाहेंगे तो मैं आपसे एक दो वीडियोस भी हैं बहुत इंटरेस्टिंग जो आम लोगों के लिए बनाई गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वरना तो उसके काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं जो ये बताती हैं कि जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो अगर चलना शुरू कर दे, राइट, तो जब आप उसकी फील्ड को आप किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे तो वो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दिखाई देगी, बल्कि आपको एक कंपनसेटिंग फील्ड उसके अंदर ऐड करना पड़ जाती है, एंड दैट कंपनसेटिंग फील्ड इज़ बेसिकली द मैग्नेटिज्म। ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब आपको मालूम है कि आपके पास कोई मैग्नेटिक मोनोपोल मौजूद नहीं है। शायद मैंने आपको इससे पहले भी जिक्र किया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक एक मोनोपोल है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं। हमारे पास कोई ऐसा मैग्नेटिक मोनोपोल मौजूद नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि हम यही कहें कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, हमें मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ मिल जाती है, यानी कम से कम जो चीज़ हमें मिलती है वो बार मैग्नेट मिलता है। नॉर्थ और साउथ साथ साथ होते हैं, अलहदा नहीं होते हैं। तो अब इन ख़ास तौर पे इस केस में कि जब हमारे पास मोनोपोल नहीं है तो फिर हमें ये समझना पड़ता है कि मैग्नेटिज्म जो आ रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के चेंज होने से आ रहा है, और वो पर्सपेक्टिव या रेफरेंस फ्रेम चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिज्म अपेरेंटली जो है वो हमें दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो और ये जो सिमेट्री है नेचर की, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। लोगों का आइडिया हमारा ये है कि इन द अर्ली फेज ऑफ द यूनिवर्स, जब यूनिवर्स जिस तरह से भी वजूद में आई, तो उस वक्त ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स और जो वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, की सारी फोर्सेस एक ही थी, एक ही फोर्स थी ये। और फिर जैसे जैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर चेंज होता गया, यानी कि एनर्जी चेंज होती गई, ठीक है, तो उससे सबसे पहले ग्रेविटी अलहदा हुई, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स अलहदा हो गई, और फिर उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा देर तक जो है वो वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रही है। यानी कि हमारा, मैं आपको एक रफ टाइमलाइन बताऊं, रफ टाइमलाइन, ये आप इसको पत्थर पे लकीर मत समझिएगा, एक रफ है कि अबाउट 10⁻⁻42 सेकेंड, जिसे हम प्लंक टाइम कहते हैं, कि इस वक्त तक, यानी कि यूनिवर्स बनने के, आप सोच सकते हैं 10⁻⁻42 सेकेंड क्या चीज़ होती है। उस वक्त तक ग्रेविटी साथ थी, फिर ग्रेविटी ने साथ छोड़ा, वो अलहदा हो गई, और फिर अबाउट 10⁻, रफली 10⁻−36 से 34 सेकेंड तक, राउंड अबाउट 10⁻36 सेकेंड पे जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो भी अलहदा हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद जाके अबाउट 10⁻−12 सेकेंड पे ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स अलहदा हो गई, जहाँ पे कि हम कहते हैं कि वाइनबर्ग सलाम थ्योरी जो है वो जो यूनिफिकेशन है, वो ये बताती है कि इस इतने टाइम पे या इसके करस्पॉन्डिंग आप अब तो आपको पता चल गया है कि टाइम में और एनर्जी में एक रिलेशन है, राइट। तो आप इस सेकंड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब यूनिवर्स की ओवरऑल एनर्जी इतनी थी, तो उस वक्त
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स जो है यूनिफाइड थी, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रो वीक फोर्स थी, ठीक है, राइट। तो लेकिन इस टाइम के बाद जब यूनिवर्स का टेम्परेचर और गिरना शुरू हुआ तो फिर ये फोर्स भी अलहदा होती चली गई। लेकिन स्टिल आज भी जो 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो अभी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलहदा नहीं हुए, राइट। अदरवाइज ये सारी फोर्सेस एक के बाद एक करके अलहदा होती चली गई हैं। ये ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि एक रोप होती है ना, उसको आप टाइटली वाइंड कर दें, जब आप छोड़ते हैं तो आहिस्ता 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 उसके जो एक से जो वो जो रस्सी जिन और दूसरी रस्सियों से मिलकर बनी होती है, जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती जाती है तो खुलती चली जाती हैं। यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस, बट डोंट टेक इट लिटरली कि भाई ये ऐसे ही हुआ। मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो लोगों का ख्याल ये है कि जिसे हम ये जो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज कहलाती हैं, गर्ट जिसे हम कहते हैं, राइट। अगर हम इसमें ग्रेविटी को भी मिला लें तो वो काइंड ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वगैरह टाइप के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ ये आजकल नॉनसेंस समझे जाते हैं। तो अभी अभी ग्रेविटी जो है वो हमारे गेम से बाहर है। लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि ग्रेविटी को कैसे इस गेम में लाना है। स्ट्रिंग थ्योरी इज़ वन ऑफ द प्रॉमिसिंग थ्योरी के जो शायद जवाब दे दे, बट नोबडी नोज एग्जैक्टली कि ये सब चीज़ें आपस में कैसे बैठेंगी। तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है और जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स है इसे हम कंबाइन किया जा सकता है। ये ख्याल रहे कि सलाम की जो थ्योरी है वो जो जिसे हम इलेक्ट्रोवीक थ्योरी कहते हैं, वो बेसिकली वीक वीक फोर्स को और प्लस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको कंबाइन करती है। उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स शामिल नहीं थी। लेकिन जो जब हम स्टैंडर्ड मॉडल लिखते हैं जिसे हम वाकई में फुल थ्योरी कहलाती है, यानी कि ओरिजिनल हमारे पास जो थ्योरी थी वो ये थी SU2 लेफ्ट क्रॉस U1Y, राइट। ये अभी आप कुछ दिनों में ज़रा और क्लियर हो जाएगा कि ये वाई क्या चीज़ है। वाई बेसिकली हाइपर चार्ज है और SU2 ग्रुप थ्योरी है, बेसिकली SU2 ग्रुप है। लेफ़्ट इसलिए कि इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो सलाम की जो बेसिक थ्योरी है वो जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी वो ये है, ये जब ब्रेक करती है, जब 10⁻⁻12 सेकेंड के बाद का जो वक्त है उसमें जब ये ब्रेक करती है तो हमारे पास सिर्फ U1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बचता है और बाकी सिमेट्री ब्रेक कर जाती है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि कुछ सिमेट्रीज को देखते हुए इसके अंदर ये चीज़ और ऐड कर दी, SU3C, यानी कि हम गो के हम क्वार्क्स को इसके अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि अगर हम फर्ज करें स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी अगर हम कंबाइन कर दें तो फिर जो है हमारे पास एक टोटल चीज़ आ जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं एक काम ये करूं कि इसको मैं इस तरह लिखूं कि ये जो मैंने यहाँ लिखा था ये तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी है, लेकिन अगर मैं इसको पूरा फुल फ्लैश तौर पे लिखूं तो ये हो जाएगा SU3C SU3C क्रॉस SU2 लेफ्ट क्रॉस U1Y, ठीक है। और ये चीज़ ब्रेक करेगी, ये सिमेट्री जो है वो जब ब्रेक करती है तो इट लेफ्ट विद SU3C क्रॉस U1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज अभी भी कंजर्व है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी भी एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पे काम करती है। और दूसरी बात ये कि जो SU3C है, यानी कि जो QCD की जो सिमेट्रीज हैं, आपको पता है कि क्वार्क्स कन्फाइंड हैं और अभी हम उसको अलहदा नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या है कि हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो ब्रेक हुई थी वो सिर्फ इतनी सिमेट्री ब्रेक हुई है और वो ब्रेक होके SU3C यानी कि क्वार्क्स अभी भी कन्फाइंड हैं, राइट। वो कहीं भाग के नहीं जाते, वो हमेशा बाउंड स्टेट बना रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो Y है ये बेसिकली ब्रेक होके
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ गया। तो आपकी पूरी मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इसके अंदर आ जाती है। और ये जो मैटर कंबाइन हुआ है इन अ सेंस के ये सारे क्वार्क्स मिलके न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह बना रहे हैं और वो बाउंड स्टेट बना रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था यूनिफिकेशन ऑफ ऑफ फोर्सेस का, जहाँ हम फोर्सेस को यूनिफाई कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और भी हुआ कि जैसे जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसको मैं जवाब देना चाह रहा था कि मैटर को हम कंबाइन कर रहे हैं कि लेप्टॉन प्लस क्वार्क्स। तो ये लोग ये समझ रहे थे कि जहाँ हम फोर्सेस की को हम कंबाइन कर रहे हैं तो क्या मैटर भी कंबाइन हो सकता है। तो इस सिलसिले में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग काम जो हुआ था वो अर्ली 1970s में, रादर 1972 के करीब है। जुगेश पाटी एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट था, और सलाम यानी कि जो आम तौर पे पार्टिकल फिजिक्स के लिटरेचर में हम उसको पाटी सलाम मॉडल कहते हैं। पाटी, जिसे आप आम अगर हिंदी या उर्दू में कहेंगे तो आप उसको कहेंगे, मीन पति कहेंगे, लेकिन इंग्लिश एक्सेंट में उसको पाटी सलाम मॉडल कहलाता है। ये पहला मॉडल था कि जिसने क्या हरकत की कि इन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो ग्रुप है, यानी कि हमारा जो पूरी यूनिफिकेशन है वो इस फोर्स में, यानी कि इस पूरे ग्रुप थ्योरी के जो हमने जिस तरह के 3 ग्रुप्स को मिला के ग्रुप बनाया है, इसमें हम सारे फोर्सेस को एक्सेप्ट ग्रेविटी सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। ठीक है, इवन इंटरेस्टिंगली आप जो मैटर है यानी कि क्वार्क्स हैं और लेप्टॉन्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये कि क्या हम क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को एक ही किसी जगह पे फिट कर सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक एक नया ग्रुप हम सोचते हैं जिसको SU4C क्रॉस SU2 लेफ्ट क्रॉस SU2 राइट। ये लेफ्ट राइट ग्रुप्स होते हैं, कभी हम देखेंगे कभी वक्त हुआ तो। और ये SU4C है, यानी कि ये 4 डायमेंशनल स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स हैं। और ये 2 डायमेंशनल हैं, ये भी 2 डायमेंशनल, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें राइट हैंडेड। अब ये जो 4 है, इससे पहले आपने SU3C पढ़ा था। C बेसिकली करस्पॉन्ड कर रहा है उसको, ये जो होता है हमारा QCD का जो वो होता है, हमें कलर चार्ज होता है, उसको ये करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि ये जो SU4C है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 3 क्वार्क्स रख रहे हैं, Q1 Q2 Q3, और साथ में एक लेप्टॉन रख रहे हैं। यानी कि हम लेप्टॉन को एज ए 4th कलर पार्टिकल के तौर पर ले रहे हैं। तो वो जो आप नायला कह रही थी ना कि ये फील्ड्स हैं उनके कंपोनेंट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमारा मतलब है वो एग्जैक्टली यही चीज़ है कि एक एक मैथमेटिकल एंटिटी है जो कि 4 डायमेंशन में लिखी जा सकती है। ये 4 डायमेंशन में एक वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 और ये लेप्टॉन, यानी कि एक वेक्टर है, उसके 4 कंपोनेंट हैं, जिसके 3 कंपोनेंट क्वार्क्स के हैं, या जिसे हम आम तौर पर क्वार्क्स कहते हैं, और एक कंपोनेंट जो है वो लेप्टॉन का है। और ये लेप्टॉन इस तरह के हैं जो कि कलर चार्ज कैरी कर सकते हैं। आइडिया ये था कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बेसिकली ब्रेक करेगा अगेन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल है, जो हम अब तक पढ़ सकते हैं, SU3C क्रॉस SU2 लेफ्ट क्रॉस U1Y में। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 10⁻⁻36 सेकंड से पहले ये ग्रुप था, वो ब्रेक होके इसमें आया, और फिर ये ब्रेक होके जो नॉर्मल जो मैंने आपके सामने जो स्कीम लिखी है वो इसमें आ जाएगा। यानी कि इस ग्रुप से पहले सलाम, वो जो पार्टी सलाम ग्रुप है, SU4C क्रॉस SU2 लेफ्ट क्रॉस SU2 राइट, वो था, वो ब्रेक हुआ, वो ब्रेक होके इसमें आया, और ये ब्रेक होके यहाँ पर आ गया। यानी कि जैसे जैसे
टेम्परेचर यूनिवर्स का चेंज होता गया है, यूनिवर्स की सिमेट्रीज चेंज होती चली गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? इसका कॉन्सिक्वेंस सिंपल ये था कि प्रोटॉन डिके कर जाएगा, क्योंकि आपके पास अब प्रोटॉन को डिके कराने के लिए और ज़्यादा मतलब अब वो वाया सम लेप्टॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के इधर से उधर जाने से भी प्रोटॉन अनस्टेबल हो सकता था। तो लोगों ने शुरू में इस पर बहुत एतराज़ किया कि ये लोग जो हैं साउथ ईस्ट एशियन लोग जो हैं, ये साउथ एशियन लोग पागल हो गए हैं कि ये प्रोटॉन को जो है वो डिके कराने के चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जितनी भी ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज हैं, प्रोटॉन डिके इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडिक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि इसमें अभी भी आपको 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं। एक SU4C है, SU2 लेफ्ट है और SU2 राइट है। इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में फिर जो आने वाले लोग थे, जो बहुत मशहूर ग्रुप लिखा गया वो था SU5। SU5 के अंदर आप देखेंगे कहाँ ये 3 ग्रुप हैं, आपने एक ग्रुप के अंदर सबको समो दिया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अब इन ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। ये थोड़ा सा अभी हम ग्रुप थ्योरी आगे पढ़ेंगे, आपको और अंदाज़ा होगा। एक 10 डायमेंशनल इनकी रिप्रेजेंटेशन है और एक 5 बार रिप्रेजेंटेशन है। तो जो क्वार्क्स हैं, जो राइट हैंडेड क्वार्क्स हैं, वो इस डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं, और जो ये यानी कि लेफ्ट हैंडेड क्वार्क्स वो 10 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। और इसी तरह जो राइट हैंडेड क्वार्क्स हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं, और जो राइट हैंडेड लेप्टॉन्स हैं जिनको हम ई इन जनरल कह देते हैं, राइट, EC वगैरह। और जो 5 बार हैं उसके अंदर लेप्टॉन्स आ जाते हैं, और जो डाउन टाइप राइट हैंडेड क्वार्क्स हैं जिनको हम D कह देते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ क्वार्क्स और लेप्टॉन्स एक ही फैमिली में लिखे जा रहे हैं, एक ही रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये 10 डायमेंशनल एक वेक्टर है, उसमें हमने इनको मिला के लिखा हुआ है। इसी तरह ये एक 5 डायमेंशनल एक वेक्टर है, उसमें हमने लेप्टॉन्स को और जो राइट हैंडेड क्वार्क्स हैं, डाउन टाइप राइट हैंडेड क्वार्क्स हैं, उनको मिला के लिखा हुआ है। तो ये यकीनी तौर पे क्वार्क्स अपनी एक फील्ड्स बनाते हैं, यानी कि अगर एक अप टाइप क्वार्क है तो उसकी अपनी फील्ड है, और एक यानी कि वो अगर एक अप टाइप लेफ्ट यानी एक लेफ्ट हैंडेड अप टाइप क्वार्क है तो उसकी एक अपनी फील्ड है, और एक राइट हैंडेड अप टाइप क्वार्क है तो उसकी एक अपनी फील्ड है। और उसी तरह एक राइट हैंडेड लेप्टॉन है, यानी कि एक राइट हैंडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी एक अपनी फील्ड है। लेकिन हम इनको कंबाइन करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज के अंदर लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको जो बताने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। इससे भी बेहतर एक और स्कीम आएगी जिसको हम SO10 ग्रुप कहते हैं। ये सारे ग्रुप जो हैं SU5 या SO10 ग्रुप, ये ग्रैंड यूनिफाइड ग्रुप्स कहलाते हैं। इसमें क्या है कि इसके अंदर हम सिर्फ एक, इसमें तो फिर भी दो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें सिर्फ हम एक ही रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, और इसमें ये सारे चीज़ें हैं, ये Q, U, E, L, D, और इसके अलावा राइट हैंडेड न्यूट्रिनो वो भी आ जाता है। तो इस तरह ये 15 इसकी 16 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। इसमें हम सारे मैटर को एक ही समझें कि एक वेक्टर के कंपोनेंट के तौर के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो ये आइडियाज़ पहले से मौजूद थे, राइट। और स्ट्रिंग थ्योरी तो सिर्फ ये